हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारा छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक के लिए उपयोगी है। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले ज्योमेट्री के टर्म्स हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है ज्योमेट्री का पॉइंट। पॉइंट कुछ इस तरीके का होता है, जैसे हम पेन से कहीं डॉट रख दें तो पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। अ ज्योमेट्रिकल फिगर दैट हैज़ पॉइंट इज नथिंग बट अ लोकेशन इन स्पेस दैट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज एन एंडलेस वन डायमेंशनल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर, endless one dimensional geometrical figure which has length but no breadth and no thickness and is shortest route between any two points on it। ये कोई लाइन है, इंडलेस लाइन है, इनफाइनाइट तक इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। कोई दो पॉइंट अगर इसके बीच के हैं तो इन दो पॉइंट के बीच ये शार्टेस्ट रूट देता है और ये वन डायमेंशनल है, इसकी लंबाई मेज़र नहीं की जा सकती। फिर आता है रे। रे हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे वहाँ पर एंडलेस था दोनों तरफ से, रे में एक तरफ एंडलेस है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इट्स लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड आल्सो, क्योंकि ये एंडलेस है एक तरफ। स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है, इसमें भी कोई ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होती। लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दो पॉइंट अगर ए बी बीच है लाइन पर तो ए बी और ऊपर दोनों तरफ हम एरो लगा देते हैं। रे को हम इस तरीके से मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और एक एरो लगाते हैं। दोनों तरफ नहीं लगाते, एक एरो लगाते हैं। अगर ए की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट है, बी की तरफ एंडलेस है तो ए बी इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन और ए रे। ये लाइन है, इसके कोई दो पॉइंट के बीच का जो इस पोर्शन है इसको हम लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इस लिखते इसको इस तरीके से हैं, ए बी और ऊपर बार लगा देते हैं। फिर आता है एंगल। एंगल इज द शेप फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। जैसे ए स्टार्टिंग पॉइंट है इस रे का और यही ए स्टार्टिंग पॉइंट है इस रे का। अब जो शेप बना ज्योमेट्रिकल, इसको हम कहते हैं एंगल। अब उसके बाद हमने अभी तक पॉइंट पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, रे पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया। हम थोड़ा सा पीछे हट गए हैं ताकि बच्चे पूरा देख सकें इसको। रे पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, रे पॉइंट पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, रे पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया और एंगल पढ़ लिया। उसके बाद अब हम एंगल का मेजरमेंट पढ़ लेते हैं। सब पहले इसको हम मिटा देते हैं, एंगल रहने देते हैं, ऊपर की बाकी चीज़ें अब हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से हमने आपको बताया कि एंगल जो है वो दो रेज सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो जो शेप बन रहा है उसे हम एंगल कहते हैं। तो उसको हम एक बार यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपका एक रे है, ये दूसरी रे है। अब इस रे को, ये आपका जो शेप है ये एंगल है, इस रे को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो एंगल हमारा बढ़ता जाएगा, एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। और घुमाते घुमाते अगर हम इसको इतना घुमाएं कि ये जो रे हमारी पहली वाली रे है उसके जस्ट अपोजिट रे हमको मिल जाए, तो ये जो एंगल बन जाएगा इसको हम 180 कहते हैं, 180 कहते हैं। फिर से ध्यान दें, एक रे है हमारा, ये दूसरी रे है। यहाँ पर जो शेप बना उसे हम एंगल कहेंगे। अब दूसरी रे को स्टार्टिंग पॉइंट पर फिक्स रहते हुए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और इतना घुमाएं कि वो पहली वाली रे के ठीक अपोजिट आ जाए, तो जो एंगल तब ये दोनों रेज मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगी। एंगल जो बनेगा उसे हम 180 डिग्री कहेंगे। अब इसको अगर 180 भागों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो प्रत्येक पार्ट जो है वो 1 डिग्री का एंगल कहा जाएगा।
उसके बाद जाहिर सी बात है इसको अगर पूरा कंप्लीट कर देंगे तो 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे हम। अक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहेंगे जो 90 से कम है। राइट एंगल उसको कहेंगे जो एग्जैक्ट 90 डिग्री है। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल को कहेंगे जो 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल उससे कहेंगे जो ठीक 180 है, जैसे ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से तो बड़े हैं लेकिन 360 से छोटे हैं। और कंप्लीट एंगल वो है जो 360 है। ध्यान दें, ये हमारा इतना जो है ये अक्यूट एंगल है। और ये सिंस अब ये आपका बराबर कर दें तो ये हमारा 90 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये राइट एंगल हो जाएगा, ये अक्यूट है। और ये 90 से चूंकि बड़ा है, ये भी 90 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। 90 से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और अगर इसे हम मिटा दें, ये पूरा एंगल रखें तो ये रिफ्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 180 से बड़ा हो गया। 180 यहीं तक था, अब ये घूम करके 180 यहाँ से घूम करके यहीं था, अब ये आकर के यहाँ तक हो गया। ये 180 से बड़ा हो गया तो ये रिफ्लेक्स है। और जब पूरा मिला देंगे तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। अब आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कहते हैं टू एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन साइड बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। ध्यान रखें, टू एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पर हम छोटा सा फिगर बनाए हैं, अब यहाँ बड़ा बना देते हैं। ये हमारा एक रे है, ये दूसरी रे है, ये तीसरी रे है। यहाँ पर दो एंगल बने, एक तो इस रे से और इस रे से, और दूसरा बना इस रे से और इस रे से। तो ध्यान दें, इन दोनों एंगल्स में वर्टेक्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है तीनों रेज का, वो सेम है, तो ये कॉमन है। और एक रे या साइड जो भी कह लें, एक रे या साइड ये भी कॉमन है। लेकिन इन दो एंगल्स के बीच कोई इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं है। ये इस एंगल के ये दो रेस के बीच के पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। और इन दो रेस के बीच के जितने भी पॉइंट हैं ये सब इंटीरियर पॉइंट हैं। तो कोई इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होंगे, ये एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद आता है लीनियर पेयर। तो टू एडजेसेंट एंगल्स दैट ऐड अप टू 1 डिग्री से 180 डिग्री आर कॉल्ड लीनियर पेयर। अब यहाँ पर अगर एंगल हमारा ये हो जाए, ध्यान दें, एक रे ये है, एक रे ये है और एक रे ये है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों पर विचार करें तो कॉमन वर्टेक्स है और एक रे कॉमन है। कोई इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों में। दोनों का अब ये रे और ये रे दोनों अपोजिट हैं। कहने का मतलब दोनों मिल करके स्ट्रेट लाइन बना दी हैं, तो दोनों का सम 180 है, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर कहे जाएंगे। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर कहे जाएंगे। डिफरेंशन आप दे सकते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स दैट ऐड अप टू 180 डिग्री, दैट ऐड अप टू 180 डिग्री। और ये भी कह सकते हैं टू एडजेसेंट एंगल्स दैट combined which when combined gives straight line, जो भी कह लीजिए। अब उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। When two straight lines intersect each other, 4 angles are formed. The pair of angles which lie on the opposite sides of the point of intersection are called vertically opposite angle. Vertically opposite। यहाँ पर ध्यान दें, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ये एंगल और ये एंगल ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं। 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट हैं, इधर 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट हैं। 4 एंगल्स आर फॉर्म, 4 एंगल बने, 1 2 3 4। और उसमें कहता है द पेयर ऑफ एंगल्स विच लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये ये इधर है, ये इधर है, ये अपोजिट साइड है। और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ध्यान दें, हम यह भी कह सकते हैं द टू एंगल्स विच आर नॉन एडजेसेंट
आर वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों नॉन एडजेसेंट हैं और ये दोनों नॉन एडजेसेंट हैं। ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है। तो जो नॉन एडजेसेंट है उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट कहेंगे, ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ से वर्टिकली अपोजिट में हम ये प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट है व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स intersect, then vertically opposite angles are equal। ये रिजल्ट है। प्रूफ यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। यहाँ पर आप देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। उसका रीजन है 1 and 3 आर लीनियर पेयर। संक्षेप में हम लिख देते हैं लीनियर पेयर। दूसरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 180 है, कारण सेम है, लीनियर पेयर। देखें ये स्ट्रेट लाइन है तो 2 और 3 लीनियर पेयर हो गए। अब इन दोनों से देखें तो एंगल फ्रॉम अबव टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरीके से 2 और 4 भी, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू अगेन 180। 2 और 4 ये स्ट्रेट लाइन है तो 2 और 4 लीनियर पेयर हो गए। अब इन दोनों से देखें, इन दोनों से तो एंगल 2 दोनों में शामिल है, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 भी वर्टिकली अपोजिट है। इस तरीके से हम ये समझने में कामयाब हुए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स और पैरेलल लाइंस। इसको मिटाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहता है, दो लाइन्स हम यहाँ खींच देते हैं, ये दो लाइन हैं और ये ट्रांसवर्सल उसको कट करती है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल्स दैट आर इन द सेम पोजीशन रिलेटिव टू द लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। यहाँ पर ये एक लाइन है, इसको आप L1 कह लीजिए, इसको L2 कह लीजिए, दो लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन और ट्रांसवर्सल के रिलेटिव पोजीशन जिन दो एंगल्स की सेम होती है उनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल, ध्यान दें तो दोनों ट्रांसवर्सल के दाईं तरफ हैं और दोनों लाइंस के ऊपर हैं, तो दोनों की पोजीशन सेम है, ट्रांसवर्सल के राइट और लाइन के ऊपर। तो ये इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, और इसको 3 कहें, इसको 4 कहें। तो 3 और 4 देखें तो दोनों लाइन के दाईं हैं और दोनों लाइन के नीचे हैं, तो 3 और 4। और इधर आप इसको 5 कह लें, इसको 6 कह लें, दोनों लाइन के बाईं तरफ हैं और लाइन के ऊपर, और इसको 7 कह लें, इसको 8 कह लें, तो दोनों लाइन के दाईं तरफ हैं और ट्रांसवर्सल के दाईं तरफ हैं और लाइन के नीचे। तो आप यहाँ पर देखें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे देते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। दूसरा हो जाएगा एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। तीसरा हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 6। और चौथा हो जाएगा एंगल 7 एंड एंगल 8, एंगल 7 एंड एंगल 8। फिर से ध्यान दें, रिलेटिव पोजीशंस जिन दो एंगल्स की समान है ट्रांसवर्सल और लाइन के रिस्पेक्ट में, वो दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। यहाँ पर 1 और 2 देखें, दोनों ट्रांसवर्सल के दाईं तरफ, लाइन के ऊपर,
तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो अब यहाँ पर है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये लाइन L1 और L2 पैरेलल कही जाएगी, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगी। तो जब भी दो लाइन किसी ट्रांसवर्सल्स के द्वारा कट की जाती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं वो अगर इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल की डिफिनीशन भी यही मानी जाती है कि दोनों लाइन पैरेलल तभी हैं जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स या देखिए 10th आपका, व्हेन टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, जैसे यहाँ पर है व्हेन टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल द एंगल्स लाइंग ऑन द इनर साइड ऑफ द पैरेलल लाइन्स बट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर देखें, जो पैरेलल लाइन्स, जो लाइन्स के इनर साइड हैं, इनर साइड में आपके 3, 7 और 2, 6 एंगल बन रहे हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल के इधर उधर हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स हैं। तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स आपका 7 और 2 है और 3 और 6 है। दोनों लाइन के इनर साइड हैं और ट्रांसवर्सल के विपरीत हैं। जो दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के विपरीत हैं, अपोजिट साइड अपोजिट हैं और लाइन के इनर साइड में हैं, तो आपका 7 और 2 ये अल्टरनेट हो गया, 3 और 6 आपके अल्टरनेट हो गए। अब अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो हम प्रूव करेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अभी आप ध्यान दें, यहाँ से अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन L1 एंड L2 आर पैरेलल। कैसे? आप यहाँ से देखें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर L1 और L2 पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों लाइंस एक कट कर रही हैं, तो 7 और वर्टिकली अपोजिट है। इस तरीके से आप देखें तो इन दोनों रिलेशन से हम देखते हैं कि एंगल 1 भी 2 के बराबर है, एंगल 1 भी 7 के बराबर है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। इसी तरीके से 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। पैरेलल की डिफिनेशन ही यही है कि दो लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है। इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स भी हम आपको बता चुके हैं। अब आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल आपका डिफिनेशन लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स की डिफिनेशन लिख सकते हैं, एंगल्स लाइंग बिटवीन, एंगल्स लाइंग बिटवीन टू लाइन्स, angles lying between two lines and on angles lying between two lines and on the same side, the same side of a transversal are called co-interior angle, are called को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स यहां पर देखें, ये दो लाइन है L1 और L2, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और अंदर की तरफ, तो ये 3 और 2 को इंटीरियर हो गए। एंगल्स लाइंग बिटवीन द टू लाइन्स, बिटवीन द टू लाइन्स, दोनों लाइन के अंदर इनर साइड में, बिटवीन द टू लाइन्स एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड को इंटीरियर। तो 3 और 2 को इंटीरियर हो गए, 7 और 6 को इंटीरियर हो गए। आप यहाँ से देख सकते हैं 3 और 2 का को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि सम ऑफ, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। इसको देख सकते हैं, कैसे देखेंगे?
एंगल 3 और एंगल 7, ये हमने देखा था एंगल 3 और एंगल 7 ये लीनियर पेयर थे, तो ये 180 हो गए। और एंगल 7 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर देखा, आप देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180, कारण लीनियर पेयर, दे आर लीनियर पेयर। उसके बाद अब एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू अगेन 180। और एंगल 3 और एंगल 2 क्या है? को इंटीरियर है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है अगर L1 और L2 लाइन पैरेलल है तो। अब हम इतना पढ़ लेने के बाद अब ट्रायंगल पर आते हैं। ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म्ड, क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप कहें, फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स। ट्रायंगल देखें, अ क्लोज्ड geometrical shape formed by 3 sides। यहाँ पर देखें, ये आपका ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। ये ट्रायंगल है हमारा ABC, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, बाकी तीनों एंगल इंटीरियर एंगल हैं। एक्सटीरियर को कभी कभी एक्सटर्नल भी बोल देते हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। बाकी सब तीनों अंदर वाले इंटीरियर हैं, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, तीनों इंटीरियर हैं, ये एक्सटीरियर है। इस तरीके से इसको बढ़ा देंगे तो अगेन एक्सटीरियर, इसको बढ़ा देंगे या इसको बढ़ा देंगे, जो बाहर का एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। अब अगर AB के पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रा की जाए, AB के पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रा की जाए, तो आप देखें ये एंगल और ये एंगल, इसको अगर हम 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको अगर हम अल्फ़ा कह दें, इसको बीटा कह दें, तो ये 1 और अल्फ़ा बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, दोनों लाइन के दाईं तरफ हैं और ट्रांसवर्सल जो दोनों को कट कर रही है उसके ऊपर है। और इधर 2 और बीटा बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन के इनर साइड में है, जो लाइन पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल के अपोजिट है, तो बीटा और 2 आपके बराबर हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल होने के कारण। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1 + 2 हो जाएगा। अब इसको अगर 3 कह दें तो आपका ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस एंगल 3, ये हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और 3 ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा पूरा मिला दें तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये 3 लीनियर पेयर हो जाएंगे, इनका सम 180 हो जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा चूँकि आपका बराबर है एंगल 1 के, अल्फ़ा एंगल 1 के बराबर है और बीटा एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिर ये भी 180 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 रख दिया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर से पैरेलल लाइन पर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से पैरेलल लाइन पर आ जाते हैं। ये आप देखिए लाइन L1 और L2, ये लाइन आपका, ये L1 है, ये L2 है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनको मान लीजिए हम अल्फ़ा कह लें, इसको मान लीजिए हम बीटा कह लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसको आगे बढ़ाने पर मान लीजिए कहीं पर ये मिल करके जो भी मिलता है एंगल थीटा बनता है। जब आगे बढ़ाने पर ये कहीं मिलेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो अभी हमने प्रूव किया कि हमारा जो ये एक्सटर्नल एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सामने के दो इंटरनल एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2 के
सम के बराबर है। एक्सटर्नल एंगल जो है, एक्सटर्नल एंगल हमारा सामने के दो इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर है, ये पूरा एंगल। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइड को हमने आगे बढ़ा दिया है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो। अब ध्यान दें, अगर ये थीटा 0 हो जाए तो अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो L1 L2 पैरेलल हो जाएंगे। और अगर अल्फा और बीटा बराबर हैं तो फिर ये थीटा अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा प्लस थीटा लिखा है। अगर बीटा ही अल्फा के बराबर है तो थीटा अपने आप 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि पैरेलल लाइन की डिफिनीशन हम ये बताए थे कि जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल अगर हैं तो लाइन पैरेलल है। अब हम ये शो करने में कामयाब हो गए कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइंस के बीच 0 एंगल बनेगा, और दोनों लाइंस के बीच अगर 0 एंगल बनता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब पैरेलल की हम दूसरी डिफिनीशन दे सकते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो शुरुआत में हमने जो एजम्पशन लिया था वो ये लिया था कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ व्हेन दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल द लाइंस आर पैरेलल। अब हम ये भी कह सकते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0, एंड इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 0 देन दे आर पैरेलल। आज का काम यही रोक देते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।